ऑक्जेलोसिटिक का हम एसिटाइल कोआ के साथ शादी करा के उसको हम पानी पिला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी कंडन। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट एक ऐसा हमारा चैप्टर है जो कि 1 से 2 क्वेश्चन हमारे लीग पे देता है। लाइक 8 मार्क्स तुम्हारे बस ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल ईटीएस करते। प्रायोरिटी वाइज हम देखें, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल और आरक्यू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि तुमने कुछ खाया और खाने के बाद उसके जो बॉन्ड्स है वो तोड़ के एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। ब्रीदिंग ब्रीदिंग क्या करेगा, तुमको ऑक्सीजन देगा, ठीक है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है, ठीक है, सिंपल सा। सो अब जो ऑक्सीजन आया है, हमें पता है ऑक्सीडेशन की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के साथ। लाइक उसमें H प्लस रहता है ना, सो वो टूटता है। सो स्टार्च हाइड्रोलिसिस करेगा। स्टार्च हमारा प्लांट के अंदर स्टोर होता है फूड, ठीक है। वो हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज देगा और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो ये अपना टूटेगा पानी और CO2 में और हमें दे देगा एनर्जी, ठीक है ना। अब जो मेरे हरे पत्ते टाइप के होते हैं और ड्रॉप्स, वो हमारा लाइट एनर्जी को यूज कर केमिकल एनर्जी बनाएंगे और अपना खाना बनाएंगे, ठीक है ना। केमिकल एनर्जी के एग्जांपल्स हैं हमारे एनसीईआरटी में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ओके। अब इसमें होता क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, ये डिपेंडेंट है ऑन प्लांट, ठीक है ना। क्यों? लाइक अगर तुम एनिमल को देखो, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स और ओमनी ओमनी तो दोनों खा लेते हैं, बट मेनली अगर देखो तो हर्बी जो है वो डायरेक्टली पौधों को खा के अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। और अगर नहीं रहेंगे प्लांट्स तो वो मर जाएगा, सो इसीलिए डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन अपना प्लांट, ठीक है। अब दूसरा आता है कि ये खाना बनता कहाँ है प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करता हूँ तो TCA या फिर क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया, जो सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इन सबको एनर्जी की जरूरत रहती है और इसी की वजह से ये लोग अपना मतलब एनर्जी की जरूरत रहती है ताकि वो अपना एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और ब्रीदिंग तक कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन ब्रीदिंग के लिए भी उनको एनर्जी चाहिए जिससे वो एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो रहती है बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहती है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, ओके। अब जो एनर्जी होगी मेरी, ठीक है, ये हमें चाहिए यही सारी लाइफ प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अब ऑब्टेन होगी किसकी वजह से, किस प्रोसेस की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। लाइक रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड तोड़ेंगे हम, ठीक है, और फिर अपना केमिकल एनर्जी देंगे, जो कुछ भी है उसको हम खाएंगे, ठीक है। लाइक ATP बनेगी। ओनली ग्रीन प्लांट्स साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर, ठीक है ना। हरे पत्ते मतलब ओनली ओनली लिखा है यहाँ पे, ये ध्यान देना, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ट्रैप करेगा लाइट, केमिकल एनर्जी स्टोर करेगा, बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज के साथ, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इवन कुछ ग्रीन प्लांट जो रहते हैं, अदर ऑर्गन्स उनके पास होता है टिश्यू सेल्स जो कि नॉन ग्रीन, बट उनको जरूरत रहती है फूड फॉर ऑक्सीडेशन, ओके। एनिमल्स जो रहते हैं हमारे, ये हमारे हेटेरोट्रॉफिक रहते हैं और ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट। सैप्रोफाइट जो है वो अपना डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट है और इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिससे हमारी ये सब लाइफ प्रोसेसेस हो पाती है, ओके। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे ATP बनती है और फिर ATP को हम यूज करते हैं फर्दर। सो ATP बनने का कारण सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स हमारा होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यूकेरियोट्स में। और वेरेज ब्रेकडाउन जो है मतलब टूटेगा कहाँ, अपना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यील्ड करेगा एनर्जी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना। और बाकी जो है साइटोप्लाज्म और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है उसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड अपन टूटेंगे, ठीक है ना। और वो टूटने के बाद क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन से अपना रेस्पिरेशन हुआ। वही है, फिर से उसने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन रिपीट कर दिया। भाई एक तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि भाई एनसीईआरटी में इनको क्या मजा आता है बार बार वही लिख के इतना टाइम वेस्ट कराते हैं। रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए, अब तुम भाई रेस्पिरेशन कर रहे हो तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट चाहिए, ठीक है। अब तुम बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट चाहिए, ठीक है। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट। अब रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या होता है, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूजुअली तो कार्बोहाइड्रेट होता है और इसमें भी फेवरेट वाला हमारा ग्लूकोज है, ओके। ग्लूकोज फेवरेट है रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। और बाकी तुम यूज तो प्रोटीन भी कर सकते हो, फैट भी कर सकते हो और कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी कर सकते हो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस के साथ, ठीक है ना। बट ठीक है भाई, काम चला लेंगे वाली हालत है अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो, ठीक है। अंडर द सर्टेन कंडीशंस ऑल द एनर्जी कंटेंट जो रहती है वो हमारी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की वो रिलीज नहीं होती है फर्स्ट इनटू स्टेप इनटू अ सिंगल स्टेप। लाइक जो सारी एनर्जी कंटेन होती है रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के अंदर, ग्लूकोज के अंदर जो सारी एनर्जी स्टोर है वो हम एक ही बार में फ्रीली नहीं निकाल देते सेल के अंदर। लाइक अगर तुम्हारा एक ग्लूकोज है और ये तुमने लिया भाई हथौड़ा, रेस्पिरेशन का हथौड़ा लिया और रेस्पिरेशन के हथौड़े से ऑक्सीडेशन करा के इसका
लपेट दिया और सारी एनर्जी तोड़ दी। ऐसा कभी नहीं होता एक बार में। तुम क्या करोगे, हमारी होती है रेस्पिरेशन की कैंची। रेस्पिरेशन की कैंची एक बॉन्ड तोड़ेगी, फिर इधर इधर इधर, फिर ये धीरे धीरे एटीपी निकलता है, तो इसको सेल जो है कंजर्व कर लेता है और फर्दर यूज करता रहता है धीरे धीरे। ठीक है ना, स्टडी प्रोसेस है। बराबर, ऑल एनर्जी जो है वो अपना निकलता जाता है। अब जब ये प्रोसेस होती है वहाँ पे एक टाइम आता है जब ग्लूकोज के अपने 6 बॉन्ड जो रहते हैं, मतलब 6 कार्बन का रहता है अपना। सो अब होता क्या है कि ये सारे बॉन्ड टूट गए हैं, 1 2 3 3 बॉन्ड टूट गए, अब ये लास्ट वाला जो बच रहा है इसको हम बोलते हैं कि कार्बन कार्बन स्केलेटन। सो ये वाला जो चीज़ है ये हमारी बॉडी रेस्पिरेशन के टाइम पे बचा लेती है, और बचा के क्या करेगी, बचाने के बाद ये यूज करेगी ग्रेफ साइकिल के अंदर ओआ वगैरह। ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में। ये क्यों होता है ऐसा, हमारी बॉडी यहाँ पे बचा रही है और यूज वहाँ पे हो रहा है, ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है डायनामिक नेचर है। लाइक अगर तुम्हारा यहाँ पे सामान बचा हुआ है तो तुम दूसरे को देकर दूसरे को बना देते हो, ऐसी वाली हालत है ना। तो कार्बन स्केलेटन क्या है, इसलिए ये हमारा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ये भी कर सकता है, मतलब कि यूज होता है ऐसा, पहले से हम बचा के रखते हैं फॉर द फ्यूचर की काम आए, ऐसा करके प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स जो भी बायोसिंथेसिस करेंगे हम वो काम आएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, फूड पे अपना ऑक्सीजन का हथौड़ा मार के एटीपी बना दी तुमने, और सारी एनर्जी एक ही बार में रिलीज नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर एक ही बार में रिलीज हो जाएगी तो सबसे पहले तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, हीट हो जाएगी, तो जितनी एनर्जी निकल सकती थी उसका 50% या फिर उससे भी कम रिलीज होगा, मतलब कि एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए मल्टी स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसको हम ऑक्सीडाइज करके एटीपी पा सकते हैं। फेवरेट हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज। अब यहाँ पे है कि जब रेस्पिरेशन पे अपन तोड़ते हैं बॉन्ड, तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये सारा हमारा एटीपी निकलता है धीरे-धीरे। अब जो लास्ट के कार्बन के एक बॉन्ड बचता है ये वाला, इसको हम कार्बन स्केलेटन बोलते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर यूज के लिए बॉडी बचा के रखती है, जिसे हम अपने बायोमोलिक्यूल्स बना पाएंगे। कैसे बता सकते हैं भाई कि प्लांट ब्रीथ करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। सो ये तो हम कह नहीं सकते, बिकॉज ब्रीदिंग के लिए भी तुमको एक प्रॉपर ऑर्गन चाहिए, प्रॉपर फंक्शन चाहिए। अगर तुम एग्जांपल लेते हो हमारा ही, तो हमारे पास फेफड़े हैं पूरे, लंग्स, ठीक है ना, जो कि ब्रीदिंग कराने में हेल्प कर रहा है। ओके, रेस्पिरेशन का एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जो कि सेल के अंदर होती है। ठीक है, सो ये तो हम नहीं कह सकते कि प्लांट हमारा सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, बट ये कह सकते हैं कि जो हमारे पौधे हैं इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, और ये इस डिमांड को पूरा करते हैं थ्रू द स्टोमाटा या फिर लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या है, ये हमारे स्टोमाटा ही है एक टाइप की, जो कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट है। इसको शक्ल जो है इसकी लेंस की तरह, यस यस लेंस की तरह। ठीक है, ये हमारा लेस देन 1% ऑफ गैसेस एक्सचेंज पूरे प्लांट का कराता है। सो इतना है नहीं इनका गैसेस एक्सचेंज में रोल, बट हाँ 1% भी बहुत है। स्टोमाटा से बाकी मेजर अपना ब्रीदिंग या फिर O2 का सफिशिएंट वाली जो चीज़ें वो होगा। ठीक है ना, अब होता क्या है कि स्टोमाटा लेंटिसेल्स का पर्पस होता है यही कि इनका गैसियस एक्सचेंज करा सके। ठीक है ना, अब जो हर एक प्लांट का पार्ट होता है वो खुद का ध्यान खुद ही रख लेता है। ठीक है ना, ये भाई अपने पाँव पे खड़े होने वाली बात हो गई, जिनको किसी की जरूरत ना है। ठीक है ना, खुद का ऑक्सीजन खुद पूरा कर लेंगे। सेकंड है हमारा कि जो प्लांट होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड नहीं है कि भैया हम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम लौट के रो लेंगे रोड में, ऐसा वाला हालत नहीं। ठीक है ना, मतलब इनका अगर चल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो वो भी ठीक है, ऐसा वाला। ठीक है ना, ये समझदार बच्चे जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पे वो ये ऑटो रिलीज करता है, और इवन जो प्लांट रहता है ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसलिए जो इतनी डिमांड रहती है ना उससे ज़्यादा तो ये ऑटो रिलीज ही कर देता है। सो जितना निकाल रहा है उतना यूज ही कर ले रहा है ऑक्सीजन, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरा क्या है इनका काम कि जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज कर जाती हैं बहुत बड़े बड़े पौधों में भी। क्यों, क्योंकि भाई जो लाइक लैंड सेल्स हैं, यहाँ पे आया ऑक्सीजन, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज कर गया। सो डिस्टेंस बहुत छोटा रहता है फॉर द डिफ्यूजन, तो बड़े बड़े पौधों में भी हो जाती है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती कि ऑक्सीजन का डिमांड हो। और ऊपर से भाई चीज़ क्या है हमारे प्लांट्स के अंदर कि पैरेनकाइमेटस के सेल है गोल गोल वाले, और गोल गोल है तो मतलब बीच में सिल्वर का अपना मैट्रिक्स होगा। सिल्वर मैट्रिक्स है तो ये क्या करेगा, और हेल्पफुल रहेगा फॉर द डिफ्यूजन बाउंड्री इंटरवल। ठीक है, सो इंटरकनेक्टेड है तो एयर स्पेसेस और जल्दी से हो पाए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या हमने देखा कि हर एक प्लांट पार्ट जो है वो खुद का ध्यान खुद रख सकता है, खुद के पाँव पे खड़ा हुआ है, और भाई इतना डिमांड नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि एनिमल से भी लो, मतलब एनिमल्स का तो इवन हाई रेट है भाई कि हमको चाहिए ही चाहिए। वेरएस अगर एस्पायर की बात करें प्लांट का तो उसका कम ही रहता है, और लूज पैकिंग रहती है, तो O2 फैसिलेट काफ़ी अच्छे से हो सकता है हमारा रूट सिस्टम लूज पे, और इंटरसेल्युलर वाली स्पेस जो है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब लेंटिसेल्स क्या है, लाइक ये स्टेम है मेरा, सो ये लेंटिसेल्स होता है। ठीक है, और ये मेरा पैरेन्काइमेटस के सेल्स है, लिविंग सेल beneath द बार। बार पे क्या है भाई, छाल बाहर की। ठीक है ना, अब छाल ये मत बोल देना छाल क्या होती है भाई, जो सिनेमन देखा है कभी, सिनेमन मतलब कि दालचीनी, वो बार की एक टाइप, बस वही। डेड सेल इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह वो जो वो सब। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, हाँ तो ये सब जो अपना पैरेन्काइमेटस के सेल हैं, ये लीफ स्टेम रूट्स हर जगह हैं। ठीक है ना, प्रोवाइड करेगा इंटरकनेक्टेड, और कुछ तो छूटा नहीं है यहाँ पे, मैंने सब कुछ बता दिया तुमको, लेंटिसल्स वगैरह भी और वुडी भी पार्ट भी सब कुछ बताई थी। अब कंप्लीट कॉम्बशन की बात करते हैं हम, तो ये हमारा ग्लूकोज का होगा और अपना CO2 और पानी देगा। ठीक है ना, इनपुट विद द एनर्जी यील्ड करेगा। ठीक है,
ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडाइज किया तो ये हो गया और एटीपी हमारी मिली। अब जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं ग्लूकोज को, कभी भी सिंगल स्टेप पे नहीं होती रिलीज, वही बोल दिया, ठीक है ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जो एनर्जी है उसको कपल कर सकते हैं विद द एटीपी और अपना कंजर्व कर पाए, एटीपी के संश्लेषण अच्छे से हो पाए, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो आ जाती है कि जो सेल्स होते हैं पूरे प्लेनेट पे, वो अपना एटमॉस्फेयर के दैट लैक्ट ऑक्सीजन। सो पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारे सेल्स हुआ करते थे इस धरती पे, वो ऑक्सीजन के बिना भी रह लेते थे, ठीक है ना। लाइक पहले हमको पता है कि रिड्यूसिंग नेचर था, है ना। तो अर्थ का अगर रिड्यूसिंग नेचर है, रिड्यूसिंग मतलब कि प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल, तो हमारे अर्थ पे ऐसा कंडीशन नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट था, ओके। सो उसमें क्या होता है, एनाएरोबिक कंडीशन उसको हम बोलते हैं। सो पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा ग्लूकोज विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम ग्लाइकोलिसिस। अब ये बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। इन केस अगर भाई कुछ हो गया दिक्कत, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास एंजाइमेट्री मशीनरी है, तो पार्शियली ऑक्साइड भाई पूरा तो मत कर, आधा भी कर रहा है तो भी काम कर रहा है, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि ये जो कार्बन के थीटा बॉन्ड है इसमें कार्बन कार्बन स्केलेटन बच रहा था, तो उसको तुम बोल सकते हो कि पार्शियली ऑक्सीडाइज है। टोटली ऑक्सीडाइज का मतलब होता है सारे बॉन्ड उन्होंने तोड़ दिए, चकनाचूर, मतलब 6 के 6 CO2 बन गया है, जैसे ये है। सो ये पूरा क्या कर रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर पार्शियली भी ऑक्सीडाइज कर रहा है ग्लूकोज को अपना विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन भी, सो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में आएगी, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस कौन सा प्रोसेस है कि अगर कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है पार्शियली ऑक्सीडाइज कर रहा है ग्लूकोज को या फिर फुल्ली विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारी ग्लाइकोलिसिस होगी, ओके। अब मैं तुमको थोड़ा सा ग्लाइकोलिसिस का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, फिर चलता हूँ। ये मैंने डायरेक्टली भाई, बहुत डाइसी से जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर सी लिखती हूँ तुम्हारे लिए, लाइक बायोलॉजी में भी पापी आ गया हमारा, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होता है क्या है? सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस वही पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अपना ग्लूकोज होता है विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वो तो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर होगा ऑफ कोर्स, इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल पाथवे जो कि कहाँ कहाँ हो सकता है, एनाएरोबिक में और एरोबिक में, ठीक है ना। अब एनाएरोबिक में भी फैक्यूलेटेटिव हो सकता है, लाइक ऑक्सीजन है तो चल जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो भी ठीक ही है, कर लेंगे काम। बट ऑब्लिगेट की अगर ऑक्सीजन आ गया भैया तब तो इनको मौत ही आ जाती है, ऑब्लिगेट वाले एनाइरोब्स को, सो ये मर जाते हैं अगर ऑक्सीजन है, वेर अगर एब्सेंस है तो ये चल जाएगा। अच्छा तुमने पढ़ा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, उसमें स्लेज का डाइजेस्टर जब होता है वहाँ पे एनाइरोबिक कंडीशन क्रिएट की जाती है ताकि वो जो स्लेज है वो हम अपना अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, फ्लॉग वगैरह, है ना। ये क्लास 12th वाला है, वहाँ पे ऑब्लिगेट पर है, ऑब्लिगेट वाले एनाइरोब्स हो गए, ठीक है ना। पहले भाई धरती में वही एटमॉस्फेयर जो है रिड्यूसिंग था, तो कोई भी ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था, ना गैसेस फॉर्म की फ्री नहीं प्रेजेंट है, कंबाइंड फॉर्म। ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे और 2 पायरुविक एसिड बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की, ये 10 स्टेप और 10 एंजाइम में कंप्लीट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो क्या क्या था हमने पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस में एएमपी पाथवे पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगा विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। और यूनिवर्सल अपना पाथवे है, साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। अच्छा इसको हम यूनिवर्सल क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर हुई है। भाई तू कितना भी घटिया से सेल बनाएगा उसमें गोला बनाएगा ही ना, और गोला बना दिया मतलब साइटोप्लाज्म है ही। सो साइटोप्लाज्म सब में होने की वजह से ग्लाइकोलिसिस हमारी यूनिवर्सल पाथवे बन जाती है, ठीक है। सो शुरू करते हैं अपना ग्लाइकोलिसिस का एकदम डिटेल। अच्छा इधर पे एनसीईआरटी भी खत्म ही कर देता हूँ उसके बाद ही। जो ग्लाइकोलिसिस है ओरिजिनेटली है फ्रॉम द ग्लाइकोज शुगर एंड लिसिस का मतलब स्प्लिटिंग, ठीक है। अब स्कीम जो है ये अपना गुच्छवा इम्पेडे भाई ईएमपी, इसीलिए इसको हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड प्रेनिस, ईएमपी पाथवे इन्हीं के नाम पे पड़ा है। अगर इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज जो है अपना अंडरगो करेगा पार्शियल ऑक्सीडेशन ताकि वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। बाकी सुक्रोज जो है अपना ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे कटिंग पट्टी का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ कैसे क्या होगा। सबसे पहले सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, अपना C6H12O6 से लिखा, बस इसी का 2 गुना कर दो, बस ऑक्सीजन को छोड़ देना, तो ये हो जाएगा H24 और ऑक्सीजन मिला, तो ये हो जाता है सुक्रोज का फॉर्मूला, बस ऑक्सीजन एक कम कर देना, दैट्स इट, यही सुक्रोज का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब सुक्रोज जो रहता है वो मेरा ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे टूट सकता है, 6 कार्बन का बॉन्ड, ओके। ये C12 था ना, से 6 कार्बन कंपाउंड में टूटता है। फ्रक्टोज ये सब अपना लेबोरेटरी है और डेक्स्ट्रोरेटरी है, ओके, रोटेशन है बस, दैट्स इट और कुछ नहीं।
और ये इन्वर्टेज एंजाइम हम यूज करते हैं सुक्रोज को तोड़ के ये दोनों बनाने में, ठीक है। अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज है उसको हम यूज करेंगे ताकि हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम, और ये हेक्सोकाइनेज, हेक्सो मतलब कि 6 कार्बन वाली अपना जो है शुगर को तोड़ रही है, हेक्स मतलब 6 कार्बन, और काइनेज काइनेज भी जा रहा है मतलब कि ये एंजाइम है तोड़ने के काम में आएगा, ठीक है। सो 6 कार्बन वाले ये दोनों इसको तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा ये मेरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ओके। ये दोनों बन सकते हैं इसलिए दोनों यहाँ पे, ठीक। अब सबसे पहली प्रोसेस में क्या होगी, यहाँ पे तुमको एटीपी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, -1 एटीपी, तभी जाके ये हमारी प्रोसेस हो पाएगी, ठीक है। जब एटीपी तुमने दिया तो एटीपी प्लस एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, और यहाँ पे तुमने फॉस्फेट का ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ पे तुमने मेरे से पूछा होगा भाई, क्वेश्चन आया होगा कि फॉस्फेट का ग्रुप क्यों लगाया जब तेरे को ब्रेक डाउन ही करना है इन सबका, है ना, एनर्जी रिलीज करने के लिए। सो फॉस्फेट का ग्रुप हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सारी प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर हो रही है, सेल के अंदर हुई है, तो अब तू ये तो नहीं चाहेगा ना कि तेरी इतनी सारी मेहनत भाई ऐसे डिफ्यूज करके निकल जाए ग्लूकोज। तो हमें पता है जब कोई आयन आ जाता है ग्लूकोज के अंदर या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, सो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक्स्ट्रा एटीपी लगेगा बाहर फेंकने के लिए। सो ये हमारा पैसिवली ना निकल जाए ये सोच के हमने इसके साथ एनर्जी के साथ फॉस्फेट का ग्रुप लगा दिया, दैट्स इट, ओके, ताकि ये ना हो पाए, ठीक है ना। अब तुमने देखा होगा भाई कि अगर तुम कुछ भी लगा देते हो फीस किसी चीज पे, लाइक अगर तुम बुला रहे हो भाई कि कल मेरा बर्थडे पार्टी है, सभी को निमंत्रण है, और उसकी एक कंडीशन है कि सबको मेरे को 100-100 रुपए देना पड़ेगा, तो भाई आधे से ज्यादा तो ये सोच के देंगे कि इसको उल्टा ही पैसा देना पड़ेगा, कौन ही जाएगा, ठीक है, ऐसी वाला हालत हो जाती है। सो यहीं पे होता है कि फॉस्फेट का भी वही हालत है, ठीक है ना। फॉस्फेट लगा के तुमने बोल दिया कि जिसको बाहर जाना है वो पहले 100 रुपए देगा, ठीक है, इसीलिए ये नहीं जाता या फिर डिफ्यूज नहीं होता इसी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा ग्लूकोज से, सुक्रोज से इन्वर्टेज यूज किया, इन्वर्टेज से अपना ग्लूकोज बना, ग्लूकोज के लिए हमें हेक्सोकाइनेज लगा के ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। अब ये हमारा आइसोमेराइजेशन होगा, यहाँ पे आइसोमर मतलब कि अपना लेवो और डेक्स्ट्रो में चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज। सो ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो इन दोनों के इक्वल टुकड़े होंगे, ठीक है ना। अब तुमने कभी ये नहीं पूछा मेरे से कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसको हमने आइसोमेराइजेशन करके फ्रक्टोज क्यों लिया भाई। फ्रक्टोज फ्रक्टोज जो रहता है अगर इसका तुम फॉर्मूला देखोगे, सो यहाँ पे CH3OH और नीचे पे है CH3OH, और ऐसे में जो कंपाउंड रहते हैं वो काफी ज्यादा इजीली हम ब्रेक कर पाते हैं। बट वेर एज अगर तुम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो तो वहाँ पे पूरा जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला COOH, C डबल बॉन्ड OOH, तो वहाँ पे हमारा इतना अच्छे से बॉन्ड का फॉर्मेशन या फिर बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं हो पाता है, इसलिए हमने उसको फ्रक्टोज में कर दिया जिसमें लास्ट में OH बॉन्ड है, ठीक है। सो इक्वल टुकड़े हो पाएंगे हमारे फ्रक्टोज के, दैट्स व्हाई हमने फ्रक्टोज यूज किया। अब फ्रक्टोज को यूज करने के बाद जो थर्ड हमारी प्रोसेस है वहां पे तुम्हें फिर से एक एटीपी मतलब फिर से तुम्हें पैसा खर्चा करना पड़ेगा, किसके के लिए, अपना ये हमारा एटीपी है, फॉस्फेट आएगा अपना, एटीपी से एटीपी और ओटीपी बनेगा। अब यहाँ पे हमारा एंजाइम लगता है पीएफके। पीएफके क्या होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है ना, ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है पूरे ग्लाइकोलिक बेसिस का। और फिर जब ये हो जाता है तो हमारा बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। अब इसके बाद फिर से अपना एल्डोलेज, एल्डोलेज नाम का एंजाइम आएगा। एल्डोलेज क्या है, एल्डिहाइड को ब्रेक करने वाला है, एल्डिहाइड मतलब CHO, ये वाले फ्रक्टोज में होता है ना, सो इनको ब्रेक करने के लिए एल्डोलेज आया। अब एल्डोलेज आया तो ये पागल बनाता है मतलब कि ग्लिसराइल्डिहाइड फॉस्फेट ऐसा वाला, ठीक है ना। अब इसका भी आइसोमेरिज्म है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फोर, ओके। बट इतना कुछ आता नहीं है काम का, ये सीधे जो अपना फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से बनेगा ग्लिसराइल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है ना, पागल भी इसको बोलते हैं। सो यहाँ पे हुआ क्या, अपना एटीपी रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे जब ये टूटता है तो हमें मिलती है 2NADH प्लस H पॉजिटिव वाली, ठीक है। सो यहाँ से अपना वापस से होगा, तो अब जब ये टूटता है मेरा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो ये दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये दो बनेंगे इससे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नेचुरली एनर्जी रिलीज होगी। सो 2NADH, अच्छा एनर्जी इसकी कितनी रिलीज होती है ये भी देख लो, NADH, FADH और GTP 3, 2, 1, इससे इतनी ATP बनेगा, ठीक है। सो 3 ATP का जुगाड़ हो गया, मतलब कि यहाँ पे 6 ATP का जुगाड़ हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा कम मिलती है जब पागल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अपना इसका टूटेगा ये, तो ये क्या करेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, और फिर लास्ट में मेरा फॉस्फोइनोल पायरुवेट या फिर
TEP बनेगा और यहाँ पे हमको फिर से 2 ATP का गेन मिलता है। ठीक है, सो 6 यहाँ पे मिला और 2 यहाँ पे मिला। सो ADP प्लस अपना ATP बनाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट से, प्लस 2 ATP और 2 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सो गेन ऑफ ATP कितना है? सबसे पहले फिर से कर देता हूँ ग्लाइकोलिसिस करने पर। सुक्रोज है, इन्वर्टेज यूज करके 2 अपना 6 का बनाएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इन दोनों को फिर अपन लगाएंगे हेक्सोकाइनेज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा अगर फ्रक्टोज है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा अगर ग्लूकोज है। फिर ये जो मेरा है फ्रक्टोज, मतलब ग्लूकोज वाला अगर ग्लूकोज है तो उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इजिली अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कुछ भी फलान ढिमकाना प्रोसेस हम करा पाएंगे इजिली, वेयर ग्लूकोज का अपना एसिड वाला ग्रुप है जो कि अच्छे से हमें नहीं कराने देगा इसे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा क्या इसका रोल, कि अपन यूज करेंगे PFK, इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यहाँ पे थर्ड स्टेप पे हमें फिर से ATP देनी पड़ती है। ठीक है ना, ATP दी हमने तो यहाँ पे फिर बनेगा मेरा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और इस पे हम एल्डोलेज लगा के पागल बनाएंगे, जहाँ पे हमको मैसिव ATP का गेन होता है, मतलब कि 6 ATP बनेगी। कैसे 6 ATP बनेगा? 2 NADH हमारा बन रहा है यहाँ पे, और हमें पता है NADH पे 3 होती है ATP। फिर ये मेरा पागल जो है ये डिसोसिएट करेगा दो दो कार्बन कंपाउंड में, मतलब 2 में, तो 3 3 हो जाएगा। सो बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1 3 से 3 2, और फिर आएगा मेरा PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे ATP फिर से रिलीज होगी, ठीक है ना, 2 टाइम्स, तो 4 हो जाएगा। सो 2 टाइम्स पायरुविक एसिड। सबसे पहला ग्लूकोज से यहाँ पे तोड़ा तो तेरे को एक ATP दी, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बाइफॉस्फेट पे जब बनाया था फिर से ATP दी। फिर पागल पे आती है हमारे को, जब मेरा फॉस्फोग्लिसरिक डिसल्टीहाइड वाला जो बनता है वहाँ पे हमको मिल रही है 2 ATP। ठीक है ना, और फिर आता है मेरा 1,3-PGA से 3 PGA, यहाँ पे 2 ATP गेन होता है। 1,3-PGA 1,3-PGA, यहाँ पे भी 2 ATP का गेन हो रहा है, यहाँ पे भी 2 ATP का गेन। ठीक है, सो और यहाँ पे फॉस्फेनोल पायरुवेट पे, और यहाँ पे तो 4 ये हो गया और 6 ये हो गया, 6 4 10, और माइनस तो ये हो जाएगा मेरा ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा नेट गेन ATP 2 ATP, और टोटल अगर मैं बात करूँ तो 8 ATP का गेन हो जाएगा। ठीक है, सो नेट गेन जो है मेरा 4 माइनस 2 ATP जो है 2। नेट गेन मतलब कि पहले तुमने कितना यूज किया, यहाँ पे एक ATP दी थी और यहाँ पे ATP दी थी, तो 4 माइनस 2 कर दिया तुमने, तो ये हो गया मेरा 2। और 2 ATP का गेन गेन कहाँ कहाँ हो रहा है, ये मेरा जो पागल वागल है वहां पे जब टूट रहा है, सो ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 जब बन रहा है, यहाँ पे एक मेरा ATP आया, और PEP से जब आ रहा है यहाँ पे ATP आया। ठीक है ना, सो दो जगह दो दो ATP, मतलब 4 ATP हमको बनाने को मिलती है। पर हमारा नेट गेन जो है ये ध्यान देना, ये 2 ATP का ही, ठीक है ना। टोटल गेन जो है वो 2 + 6 होता है, जो कि 8 ATP होता है। ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये अपना फोटोसिंथेसिस का, बट हाँ यहाँ पे ATP OTP बनता है। सो यहाँ पे तुमको समझ आ गया होगा, आई होप सो। सो वही है कि ग्लूकोज है मेरा, हेक्सोकाइनेज लगा के अपना फॉस्फेट का आयन जोड़ दिया, आइसोमराइजन करके फ्रक्टोज बना दिया, फ्रक्टोज को तोड़ के 1,6 बाइफॉस्फेट कर दिया। ठीक है, 1,6 मतलब कि तोड़ दिया, 1,1,6 पे फॉस्फेट का ग्रुप लगा दिया, और फिर वहाँ पे ट्रांसफॉर्म ये सब करके अपना ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन वगैरह भी होता है वहाँ पे आइसोमर कर सकते हैं, बट हम नीचे डायरेक्टली जाएंगे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से NADH वगैरह निकालेंगे यहाँ पे। वही अपना क्या बोलते हैं इसको, पागल वाली प्रोसेस। ठीक है, फिर अपना ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वगैरह से अपन बना देंगे 2 टाइम्स फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से वहां पे आएंगे, और फिर पायरुविक एसिड। ओके, सो गेन ऑफ ATP क्या है, ये यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे फ्रक्टोज से यहाँ पे एक, मतलब ये दो लूज कर रहे हैं अपन, वो यहाँ पे पागल पे आएगी मेरे को 6 ATP, मतलब कि 2 NADH प्लस H पॉजिटिव, और 1,3-PGA से 3 PGA जा रहा हूँ, तब 2 ATP मिल रही है। सो पायरुवेट जो बन रहा है तब भी मेरे को 2 ATP मिल रही है PEP से पायरुवेट। ओके, 2 ATP मिल रही है। नेट गेन जो है मेरा 4 माइनस 2 2 ATP, टोटल गेन 2 + 6 अपना NADH, तो 8 ATP हो गया। ठीक है, से यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलिसिस का पूरा एकदम बेसिक्स हो गया। तो सुक्रोज ग्लूकोज ये सब इन्वर्टेज बता दिया मैंने, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब होता है ताकि ग्लूकोज फॉस्फेट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज ये सब होता है। ठीक है ना, आइसोमर करेगा, फ्रक्टोज बनेगा, और फिर ये होता क्या है 10 स्टेप में 10 एंजाइम लगेंगे, 10 स्टेप में 10 एंजाइम लगेगा। ठीक है, सिंथेसिस करेगा ATP की, NADH और ये सब अपना प्लेस करेगा। ATP यूटिलाइज होगी 2 स्टेप पे, सबसे पहले तो कन्वर्जन ऑफ
सिक्स मतलब कि ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जब बना है तब तेरे को एटीपी देना पड़ रहा है, और दूसरा एटीपी देना पड़ रहा है जब फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से वन सिक्स बायफॉस्फेट बना रहा है, तब यहाँ पे दो पे एटीपी लग रही है, ठीक है ना। सो वन सिक्स बायफॉस्फेट फ्रक्टोज का और सिक्स फॉस्फेट ग्लूकोज का यहाँ पे एटीपी देना पड़ रहा है। फ्रक्टोज वन सिक्स बायफॉस्फेट है, ये फट के अपना डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना सकता है, ठीक है ना। या फिर इसको हम बोलते हैं थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड या फिर पागल, ठीक है ना। अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। ओके, ये तो मेरा आइसोमर सीक्वेंस। अब इसके बाद आता है कि दो इक्विवेलेंट मेरा रिडॉक्स होता है, उसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम पागल, तब जाके हमको मॉलिक्यूल मिलता है NADH प्लस, NAD प्लस, ओके, नेड प्लस। पागल जो है ऑक्सीडाइज करेगा एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उसको कन्वर्ट कर देगा बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब इसी कन्वर्जन पे हमको एनर्जी मिलती है एटीपी वगैरह, और हम इस एटीपी को ट्रैप करते हैं और मजे मारते हैं। अनदर एटीपी का सिंथेसिस होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे अपना पायरुविक एसिड, ठीक है ना। ओके, ये सब अपन ने चलता था। और थ्री मेजर अपना डिफरेंस होता है पायरुविक एसिड को हैंडल करने के लिए इन ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड कहाँ कहाँ जा सकता है? सबसे पहले तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करा सकते हैं हम, एल्कोहलिक दारू बनवा सकते हैं भाई, तुम लोगों की फेवरेट चीज, और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन करा सकते हैं, ठीक है। सो फर्मेंटेशन में कैसे कैसे जाएगा? अच्छा हाँ, जब भी फर्मेंटेशन का आता है, सो फर्मेंटेशन हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि ग्लाइकोलिसिस पहले हुई है तो दो एटीपी का गेन हुआ है, ठीक है ना, तभी जाके वो फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन पे दो एटीपी का गेन होता है ग्लाइकोलिसिस से। सो ग्लूकोज पर अपना ग्लाइकोलिसिस होगा तो पायरुवेट बनेगा, ठीक है ना। अब पायरुवेट के हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो अगर तुमको लैक्टिक एसिड बनाना है फिर लैक्टेट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लेस देन 7% ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे होगी, क्यों? क्योंकि जो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम यूज होगा, NADH+H+ से अपना नेड प्लस बनेगा, और ये 3 कार्बन का कंपाउंड रहता है, कुछ भी ऐसा अलग से चीज नहीं होता। फिर दूसरा आता है मेरा कि पायरुविक एसिड। अच्छा, यहाँ पे दारू बनाने के लिए ये अल्कोहल वाला है, ये लैक्टिक एसिड वाला है। अब दारू बनाने के लिए सिंपल से तुमको चाहिए दो एंजाइम। अब यहाँ पे दो एंजाइम लग रहा है, सबसे पहले तो एक मेरा डिहाइड्रोजिनेज वाला है और दूसरा है पायरुविक एसिड, किससे? एक कार्बन निकालने के लिए। एक दारू बनवा के CO2 निकलवाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन वाला, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है, क्या दोनों चल जाए, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेशन और अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन। सो यहाँ पे नेड प्लस और H प्लस से अपना आएगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे बनेगा क्या? इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। अब इसके बाद आती है मेरी पायरुविक का डिहाइड्रोजिनेज यूज करेगा, सो एसिटाइल कोआ बनेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारी लिंक रिएक्शन को गिवराइज करेगा, ठीक है ना। अब ग्लाइकोलिसिस या फिर पायरुवेट जो है हमारा, ये सब कराने के बाद पायरुवेट जो है मेरा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से एसिटाइल कोआ बनेगा प्लस CO2, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं या फिर लिंक रिएक्शन बोलते हैं। अब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है? सो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन हमें इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। अब जो एसिटाइल कोआ है ये क्रेब्स साइकिल में पार्ट ले सकता है, ठीक है ना। सब में इन्वॉल्व होगा ये एसिटाइल कोआ, ठीक है ना। प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सब में कोआ, ठीक है ना, एसिटाइल कोआ। सो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करेगा, ठीक है। तो इसकी रीडिंग में आता है सबसे पहला फर्मेंटेशन का, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और एनाएरोबिक कंडीशन होगी, एनाएरोबिक कंडीशन में होगा, ठीक है। एंजाइम जो पायरुविक एसिड का वो डिकार्बोक्सिलेज यूज करेगा और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यूज करेगा, वही यूज करेगा। ये क्या लिखा है? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन, मैंने अच्छा डिकार्बोक्सिलेशन लिखा था, ठीक है। अरे भाई, हाँ, डिकार्बोक्सिलेशन और अल्कोहल, ठीक है। ये कैटेगराइज करेगा इन सारी रिएक्शंस को, लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फलाना ढुमकाना, इनएडिक्वेट फलाना ढुमकाना, बस वही सब लिखा। सो शुगर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड रिड्यूस करेगा, रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, रिड्यूस करेगा अपना रिड्यूसिंग एजेंट है वो NADH प्लस H पॉजिटिव है विच इज रीऑक्सीडाइज टू NADH प्लस, ठीक है। इन बोथ प्रोसेस लैक्टिक एसिड और अल्कोहल में क्या होता है फर्मेंटेशन में, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, नॉट मच रिलीज एनर्जी इसमें लैक्टिक एसिड बनाने में, और अल्कोहल हमारी मेन एनर्जी इसमें मिलती है एसिटाइल कोआ वाले, ठीक है। एम नॉट ऑल ऑफ इट ट्रैप्ड एज एनर्जी bonds of it,
ऑल्सो द प्रोसेस इज hazardous, मतलब कि ये प्रोसेस इतनी अच्छी भी नहीं होती, इवन हार्मफुल भी रहती है, जैसे कि एसिड या फिर अल्कोहल। तो उसका नेट हीट जो सेंसेशन कैलकुलेट करेंगे नॉर्मली ऐसा करके, तो इतना कुछ है। इवन जो ईस्ट होता है वो पॉइजन कर लेते हैं खुद को आफ्टर द कंसंट्रेशन ऑफ 13%। मतलब ईस्ट जो है ना, ईस्ट जो दारू बनवाने में हेल्प कराता है मेरी, अगर उसको तुम 13% से ज़्यादा कंसंट्रेशन करा रहे हो तो ईस्ट खुद ही मर जाएगा। एक नेचुरल भी जो है मेरा गुब्बारा वो 13%। ओके, सो कोई ग्लूकोज अपना ये सब करेगा। ग्लूकोज से मेरा ग्लिसरल्डिहाइड वाला 3 फॉस्फेट बन रहा है, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। तो फिर पायरुविक एसिड से, पायरुविक एसिड में अगर NADH और DH ये सब कुछ है, अगर इसको न कर रहे हैं तो इथेनॉल आएगा। इथेनॉल में ईस्ट जो है 13% तो मर जाता है concentration। और पायरुविक एसिड को हम लैक्टिक एसिड में डाल के ये सब करा सकते हैं, ठीक है। दोनों में सेम ही है अपना। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, कुछ तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पेज है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन है जो O2 के प्रेजेंस में होती है इन द यूकेरियोट्स, दिस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और दिस इज कॉल्ड। अब जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर तो भाई अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, सो वहाँ पे वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये सब कुछ रिएक्शन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन दैट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और एनाएरोबिक में पार्शियली, पार्शियल ऑक्सीडेशन। लिख देता हूँ मैं, एनाएरोबिक में पार्शियल ऑक्सीडेशन और एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये पार्शियल लिखा हुआ है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन अपना यही सारी होती है प्रोसेस। और वो तो आ गया कि जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का पायरुवेट, वो अपन हम लिख देंगे कहाँ, साइटोप्लाज्म से, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया भेज देंगे, ठीक। जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है पायरुवेट का स्टेप वाइज रिमूव करेंगे, सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनेगा, ठीक है। वही कि पायरुविक एसिड में 3 है, सो 3 कार्बन मतलब कि 3 CO2 बचेगा, सिंपल। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करेंगे थ्रू द अपना सब कुछ, तो जो हाइड्रोजन है एटम, वो मॉलिक्यूल्स O2 के साथ सेंसेस करेगा, ठीक है। लाइक जब ये सब होती है O2 और अपना हाइड्रोजन, ये सब कुछ रहता है, ठीक है। O2 मॉलिक्यूलर रहेगा और हाइड्रोजन ऐसे रहेगा। और इसके भी कितने, 4 हाइड्रोजन, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन एटम और 2 है, ठीक है। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, ठीक ही है, ठीक है, तो भी है। बाय पायरुविक डिहाइड्रोजनेज सेवरल कोएंजाइम इंक्लूडिंग NADH पॉजिटिव एंड कोएंजाइम ए रहता है, ठीक है ना। सो इसमें होता क्या है, इसी को हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं या फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो मैंने बताया ना ये वाली रिएक्शन, इसको भी वही है सारी रिएक्शन, यहाँ पे चिपका दो, कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, पायरुविक एसिड से कोआ प्लस अपना NADH पॉजिटिव में मैग्नीशियम आयन का रूल आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी तुमको ATP OTP बनाना हो, सो दो ही तीन चीजें आयन आयन काम में गए, MgMn, ठीक है ना, ये दोनों आयन काम है। और कैल्शियम वैल्शियम यहाँ पे काम नहीं आता इतना ज्यादा। और पायरुवेट यूज करके एसिटाइल कोआ बनाएंगे और अपना डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन करेंगे। अच्छा, तुमने मेरे से नाम नहीं पूछा कि इसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ही क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन का CO2 को निकलना, सो CO2 फॉर्म में निकल रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब कि ये मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो ये मेरा ऑक्सीजन को ऐड कराना है यहीं पर, ओके। अब हम आते हैं अपने TCA साइकिल में या फिर क्रेब साइकिल में, ठीक है। अब ये जो क्रेब क्रेब साइकिल है बहुत प्यारी साइकिल है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो इस क्रेब साइकिल वगैरह में होगा क्या कि ये स्टार्ट करती है हमारे कंडेंसेशन के साथ एसिटाइल कोआ पे, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से अपना पानी के साथ इसका स्वागत करके सिट्रेट सिंथेस लगा के सिट्रिक एसिड वगैरह बनाएगी, ठीक है। 3211 फॉर्मूला है जहाँ पे 3 तुम्हारा NADH2 निकलेगा, 2 बार मेरा डिकार्बोक्सिलेशन होगा, एक बार FADH2 निकलता है और एक बार GTP निकलेगी, ठीक है। ये मेरे स्टेप्स हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी निकल रही है, ओके। सो अब आते हैं हम साइकिल को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो रहता है ये मेरा सबसे पहला मेहमान है, और मेहमान को हम एसिटाइल कोआ से स्वागत करते हैं विथ पानी के साथ, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। ऑक्जेलोएसिटिक का हम एसिटाइल कोआ के साथ शादी करा के उसको हम पानी पिला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम सिट्रिक एसिड को 6 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं इन दोनों का, 4 और 2 का जोड़ के। फिर हमारा आइसोमर बनता है, आइसोमराइजेशन करते हैं आइसोसिट्रिक एसिड बनाने के लिए। आइसोसिट्रिक एसिड के बाद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है जो कि 5 कार्बन का है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है फिर से डिकार्बोक्सिलेशन दोस्तों। सो CO2 यहाँ पे डिलीट हो गया, उसके बाद फिर से ये 5 कार्बन 4 कार्बन वाले सक्सिनाइल कोशिश पे पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे फिर से डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। सो -CO2 हो रहा है दोस्तों, और -CO2 होते ही हमारा ऑक्सीडेशन की वजह से फिर से NaDH2 निकलती है दोस्तों। और ये दोस्तों देखो, सक्सिनाइल कोआ जो है मेरा सक्सिनिक एसिड बन रहा है। जो मेरा सक्सिनिक एसिड है वो फिर से क्या करेगा, सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन करेगा। ऑफ कोर्स जब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है बॉन्ड टूटेगा, सो जीटीपी मतलब कि एटीपी बन गई दोस्तों। सक्सिनिक एसिड हमारा फ्यूमरेट पे कन्वर्ट करेगा, एफ से फ्यूमरेट, एफ से FADH2 यहाँ पे निकलेगा। फिर ये हमारा मैलेट या फिर मैलिक एसिड पे कन्वर्ट होता है, जो कि अगेन 4 कार्बन ही है, ठीक है। फिर ये हमारा ऑक्जेलोएसिटिक में कन्वर्ट करेगा, फिर मेरा NaDH2 निकलेगा। सो यहाँ पे 3 बार NaDH2 निकल रहा है, आइसोसेट्रिक पे, अल्फा कीटो पे और मैलेट जहाँ बन रहा है। CO2 मेरा डिलीट हो रहा है 3-4 स्टेप पे, जहाँ पे हमारा हो रहा है क्या, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जहाँ पे बन रहा है उसके पहले सारे 6 कार्बन है, उसके बाद के सारे 4 कार्बन कंपाउंड है, ओके। फिर एक मेरा FADH2 निकल रहा है, ठीक है ना, सक्सिनेट और फ्यूमरेट के पास, और एक GTP बन रही है, सक्सेस की कोशिश करके सक्सेस मिल रही है, ठीक है। सो ग्लूकोज जो है मेरा ऑफ कोर्स 2 पायरुवेट पे बनेगा, तो एक पायरुवेट से एक अगर बन रहा है तो 2 पायरुवेट से मेरा 2 कोआ बनेगा। इट मीन्स जो इसका नेट गेन ATP हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 24 ATP, ठीक है। इंटू 2 कर देना इन सब पे और फिर कैलकुलेट करोगे। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि 3-2-1 वाला कंसेप्ट, कि ये एक NADH है और ये मेरा FADH है और ये ATP है, ठीक है। सो इससे 3 ATP मिलती है, इससे 2 ATP मिलती है, इससे 1 ATP मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सिट्रिक एसिड खत्म होता है। तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है क्रेब्स साइकिल पे, कौन से स्टेप पे। और दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि क्रेब्स साइकिल हमारे साइटोप्लाज्म में होती है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे, और FADH2 वगैरह से भी आती है। सो ट्राई अपना TCA जो है ओवा के साथ अपना स्वागत करते हैं पानी के साथ सिट्रिक सिंथेज नाम के एंजाइम पे, ठीक है। जब इसका 2 सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है अल्फा ग्लूटेन एसिड पे, ओके, स्टेप थर्ड पे, और सक्सिनाइल कोआ पे, ओके। अब होता क्या है कि इस कन्वर्जन में सक्सिनाइल कोआ को हम सक्सिनिक एसिड बनाते हैं और वहाँ पे आपको GTP मिलती है। GTP ATP का दूसरा रूप है, बस उसको नाम दे दिया है। जैसे सोनू को तुम मोनू बोल देते हो प्यार से, वैसे ही यहाँ पे ATP को GTP बोल दिया गया है प्यार से, ठीक है। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। अब जो फॉस्फोराइलेशन रहता है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। 3 पॉइंट होता है साइकिल के, यहाँ पे NADH जो है रिड्यूस होता है टू NADH पॉजिटिव, ठीक है। द 1 पॉइंट इज FADH पॉजिटिव से FADH2 बनेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करेगा अपना ऑक्सीडेशन, एसिटाइल को ऑक्साइड टी से की साइकिल ये सारी जो है रिप्लेसमेंट करेगी। ऑक्सैलोएसिटिक जो है मेरा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये मेरा फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल होता है, ठीक है। इन एडिशन ऑल्सो रिक्वायर्ड रीजनरेशन ऑफ NADH पॉजिटिव और FADH पॉजिटिव फ्रॉम द NADH प्लस FADH2 रिस्पेक्टिव, ठीक है। ये जो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और क्रेब्स साइकिल इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा होता है, ओके। और सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक साइकिल भी बोल देते हैं इसको। अब टोटल नंबर ऑफ ATP बाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हम एक ग्लूकोज को करते हैं तो होता क्या है। अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन के बाद अपना आएगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस पे हमको ये 6 ATP इन ETS मिल रहा है, वही टोटल जो गेन अपना कट पिटा के 8 ATP आ रहा है यहाँ पे ऊपर का 8। और इधर पे ऑक्सीडेटिव यहाँ पे करते हैं जब हम, तो यहाँ पे 6 ATP इन ETS से मिल जाता है। अब TCA की बात करते हैं, यहाँ पे 6 NADH से 18 ATP मिलेगी और 2 FADH2 से 4 ATP मिलेगी, ठीक है ना। और 2 GTP या फिर ATP मिलता है, ठीक है। सो TCA का क्या है अपना 6-2-2-2-2। अरे दिख ही ना रहा भाई, 6-2-2। ये क्या है NADH, ये मेरा FADH2 और ये GTP, ठीक है। टोटल हो जाएगा इसका 18, और इस पे 2-2-4 और इसका 2। सो 6 + 18 तो GTP RTP मिलता है, ओके, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे, ठीक है। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, सबसे पहले तो सक्सिनाइल कोआ पे अपना सक्सिनिक एसिड बन रहा है, और ये हमारा ऑक्सीडेशन पे कितना इन्वॉल्व नहीं रहता, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोडक्ट जो रहता है वो सिट्रिक एसिड है और फर्स्ट मेंबर जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। TCA क्या है यहाँ पे, अपन TCA क्यों कह रहे हैं कि 2 टाइम्स ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है हर एक साइकिल, ठीक है। सो अच्छा, ये टोटल सारी जो रिएक्शन होती है इस पे 38 ATP का गेन होता है, ओके। और कुछ इतना खास है नहीं इसमें, सो इतना ही होना चाहिए कुछ, ठीक। कर ही दिया हूँ, पायरुविक एसिड के साथ अपना ये सब मिल रहा है और ये सब रहता है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराएगा, ठीक है।
इसमें होता क्या है कि ये रिलीज कराएगा और यूटिलाइज कराएगा एनर्जी, ताकि NADH और FADH का जो शब्द जो है कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे क्या होता है, कैसे कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ये सब बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो पास आउट करेंगे ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, जो कि फॉर्म कराएगा हमारा पानी। ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा अपना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। NADH डिहाइड्रोजनेज मेरा पहला कॉम्प्लेक्स है जो कि ट्रांसफर कर रहा है यूबी क्यूनोन को, जो कि लोकेटेड है इनर मैट्रिक्स। ठीक है, सो अभी बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजनेज। ठीक है ना, दूसरा कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चौथा कॉम्प्लेक्स है मेरा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ओके, और कॉम्प्लेक्स 5 जो है मेरा ATP सिंथेसिस। ठीक है, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स 4 है ये C4 में काम आएगा, और कॉम्प्लेक्स 3 जो है मेरा साइटोक्रोम C पे काम आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है अभी बताता हूँ, पहले एनसीईआरटी करते हैं। सो यूबी क्यूनोन से ये अपना इनर मेम्ब्रेन पे, जैसे ये है यहाँ से इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया और मैट्रिक्स, ये बाहर के लिए है, और ये बीच का मैट्रिक्स है, और इधर का ये मैट्रिक्स। सो ये बाहर वाले साइड से हमारा इधर से प्रोटॉन आते हैं 4H+, और इधर से जाएगा, अब यहाँ से जाता है तो ATP बनती है। ठीक है ना, ये F0 है जो कि हम इंटीग्रल है, और ये F1 जो है ये पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, अब इसमें भी होता क्या है स्पेशल सी बात की जो प्रोटॉन है ये इधर कैसे जाता हो रहा है। सबसे पहले तो H2O बनाने के लिए हम H पॉजिटिव का यूज कर लेते हैं। सो इधर जो कंसंट्रेशन रहता है H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का ये ऑलरेडी कम हो जाता है। ठीक है ना, सो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ट्रैवल करने में इजीली बढ़ता है इसको। और दूसरा, इधर हम प्रोटॉन डाल रहे हैं एक्सेसिवली, इस साइड प्रोटॉन डाल रहे हैं, सो इधर पे हमारा जो है प्रोटॉन का इंक्रीजमेंट हो जाता है। ओके, या फिर बढ़ जाता है। ओके, सो ये सारा जो यूबिक्विनोन जो है रिसीव करता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट टू FADH2 जो कि कॉम्प्लेक्स 2 है, जनरेट करेगा ऑक्सीडेशन, और ये हमारे सेक्टर एसिड साइकिल से अपना रिड्यूस करेगा यूबिक्विनोन को यूबिक्विनॉल पे, और फिर से ऑक्सीडाइज होगा, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C पे बाय साइटोक्रोम BC1। सबसे ऊपर रहेगा ये मेरा कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 3 जो है मेरा ये साइटोक्रोम BC1 है, कॉम्प्लेक्स 4 मेरा साइटोक्रोम C। ओके, सो इधर पे अटैच करेगा आउटर सरफेस ऑफ इनर के साथ, ये मोबाइल कैरियर है ताकि अपना इलेक्ट्रॉन्स को 3 से 4 पे भेज सके। और चारवा जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वो साइटोक्रोम C है, जो कि ऑक्सीडाइज कंटेन करेगा साइटोक्रोम A3 के लिए, और 2 कॉपर सेंटर भी होते हैं। सो साइटोक्रोम C के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो ये ऑक्सीडाइज कराएगा, साइटोक्रोम A और A3 रहेगा इस पे, और 2 कॉपर के सेंटर रहते हैं। ठीक है ना, अब होता क्या है ये सब होने के बाद जो ATP रहती है उसको कपल करते हैं कॉम्प्लेक्स 5 पे, और ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है। यहाँ पे प्रोडक्शन होगा ATP का और ADP का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। ठीक है, अब जो एक मॉलिक्यूल रहता है NADH का वो बनाएगा मेरा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, और एक जो है मेरा FADH2 वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाएगा। ठीक है, रोल ऑफ ऑक्सीजन जो रहता है वो काफी ज्यादा लिमिटेड रहता है टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, और ऑक्सीजन जस्ट एक एक्ट करता है फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह। ओके, ऑक्सीजन का काम क्या है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए, क्यों, ताकि पानी बना के हम प्रोटॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम कर सकें, ताकि ये इजीली यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन करके ATP का फॉर्मेशन कर सके। दैट्स इट, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है, ये मेरा आउटर वाला मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, और ये बीच का पार्ट है। ओके, इंटर ये होती है ना ऐसे ये, सो माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल मेम्ब्रेन है, सो ये बीच का पार्ट ये दिखा रहा है, और इधर पे आओगे तो ये मैट्रिक्स पड़ेगा बाहर का इंटर मेम्ब्रेन वाला पार्ट। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स एनटीएस एटीपी सिंथेस मेरा ये वाला होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मेरा 4 रहेगा, NADH कॉम्प्लेक्स 1 है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो एटीएस में क्या क्या है सबसे पहले इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के नाम ही पूछ लेगा और कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। सबसे पहले अगर मैं सिस्टम पे कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ तो NADH डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, इस पे साइटोक्रोम C पे वो भेजेगा। सो उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 रहेगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज A3 कॉम्प्लेक्स के साथ कॉपर के सेंटर यहाँ पे 2 प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है ना, और लास्ट वाला है कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेस। ओके, जो पहला कॉम्प्लेक्स है उसमें FNN, और दूसरे कॉम्प्लेक्स पे FAD और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स रहेगा इस पे 1 2 3 कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, सो आयरन कॉम्प्लेक्स जो है मेरा वो मेरे को 1 2 3 पे देखने को मिलेगा। FNN फेरोमेनिन वाला जो है पार्ट वो मेरा को पहले हम देखने को मिलेगा, दूसरा पे FADH का सेंटर मिलेगा। ठीक है, अब अगर तुमने एक क्वेश्चन आता है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस को तुमने किसी और एंजाइम के साथ रिप्लेस कर दिया, अगर तुमने इसको मेलोनेट के साथ वो कर दिया, मेलोनेट डाल दिया यहाँ पे, सो ये इनहिबिट कर देगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस के लिए, और फिर ये इनहिबिट कर देता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया की ग्रोथ। अगर मान लो तुमको किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ कम करानी है, फिर फंगाई की आगे, तो उसमें होता क्या है, तुम उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपना क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो उसमें। कैसे, जीन थेरेपी में क्या करना है तुमको, बस मेलोनेट उसके एंजाइम में बनाने वाला सिस्टम डाल देना। ठीक है ना, सो मेलोनेट बनेगा तो सक्सिनाइल को नहीं बनेगा, सक्सिनाइल को नहीं बनेगा तो खुद को रिप्रोड्यूस या फिर फर्दर जनरेशन नहीं बढ़ा पाएगा और मर जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसकी भी समझ समझो। अगर NADH2 से तुम बना रहे हो, सो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 से जाएगा यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से यूबिक्विनॉल बनेगा, यूबिक्विनॉल से कॉम्प्लेक्स 3 पे जाएगा, और फिर साइटोक्रोम C पे फिर अपना यहाँ पे O2 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा, और H2 यहाँ से पानी बना देगा, पानी बनाने के बाद प्रोटॉन कम हो जाएगा, सो ATP सिंथेस हो जाएगा आपसे। अगर तुम NADH2 की वजह से 2 की बजाय क्या यूज करो, FADH2। ठीक है, FADH2 डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 2 के भेजेगा, फिर कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से यूबिक्विनॉल, क्विनॉल के बाद कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और फिर अपना कॉम्प्लेक्स 5 पे ये सब हो जाएगा। ठीक है, सो यही सब चलता है। यूबिक्विनोल कहाँ पे रहता है, यूबिक्विनोल मेरा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। अच्छा, एक स्पेशल एंजाइम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे, एंजाइम टाइप सा, कि यूबिक्विनोल जो है ना तुमको इधर मिलेगा ना इधर मिलेगा, सो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे मेजर मेजर मुझ पे वही एटीपी से पहले ही बता दिया, जो कॉम्प्लेक्स 5 पे उसमें होता क्या है कि ये मेरा 4 हाइड्रोजन जो है पास थ्रू करेगा इधर पे पेरिफेरल वाले एरिया पे, और ये इंटीग्रल प्रोटीन है F0 मेरा इंटीग्रल है, F1 मेरा पेरिफेरल है, 1 पे आएगा तो पेरिफेरल है। ओके, F1 पार्टिकल जो है हम उसको ऑक्सीसोम बोलते हैं क्योंकि वो यूटिलाइज करेगा प्रोटॉन को और ATP बनाएगा। ठीक है, सो 4 हाइड्रोजन पास थ्रू करेंगे फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन टू द अपना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट डाउन टू द, अगर अप कर दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना डाउन है। ओके, और ये मैट्रिक्स अगर इसको कर दिया एक्सचेंज तो भी गलत हो जाएगा। सो 4 कहाँ पे होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में जाएगा, ना कि मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन, ये ध्यान देना, ये एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं एकदम। ATP सिंथेस ये है, 2 कॉम्प्लेक्स F1 और F0 है,
F1 जो है मेरा हेड पीस है, जो कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, जो कि कंटेन करेगा साइट ऑफ एटीपी और एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। F0 जो है इंटीग्रल प्रोटीन है, जो कि कॉम्प्लेक्स बनाएगा, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, जो कि फॉर्म करेगा चैनल थ्रू विच जो प्रोटीन है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट भी आता है यहाँ पे। यहाँ पे होता क्या है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पे सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे सारी जो प्रोसेस है, पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर फर्मेंटेशन होगी, फिर लिंक रिएक्शन होगी, फिर लिंक रिएक्शन के बाद अपनी क्रैप साइकिल होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी ना है कि तुम खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद कभी एक्सरसाइज करना चालू कर दिए कि भाई कहीं मोटापा आ जाए, ये सोचो। ठीक है। सो फिर वहां पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड को फर्मेंटेशन में लग जाएगा डायरेक्टली। सो इसीलिए चेंज होती रहती है प्रोसेस। सो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये भाई रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ जाता है कि इसको तुम एज्यूम करके रखो कि ऐसा चलेगा भाई, और तुम्हारे मानने से तुम्हारी बॉडी काम नहीं करती है, ये तो तुम्हें भी पता है। लाइक तुम्हें पढ़ना है पर तुम्हारी बॉडी, अरे यार थक गया मैं कैसे पढ़ूंगा। ठीक है ना। सो ऐसा करके तुम समझ सकते हो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट अजम्पशन है बेसिक। ठीक है। ये सीक्वेंशियल और ऑर्डर पाथवे फंक्शनिंग है, ऐसा ये मान के चलता है। और एनएडीएच जो है वो ग्लाइकोलिसिस से ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया पे ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन करने के लिए। कुछ भी इंटरमीडिएट नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है ना। नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन पाथवे आज यूटिलाइज, कोई भी इंटरमीडिएट यूटिलाइज नहीं करता टू सेंसिटाइज एनी। जबकि ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बॉडी तो डायनेमिक है भाई, यहाँ नहीं तो वहां सही। ऐसा, अगर एक नहीं आई तो दूसरी आएगी, ऐसा करके। सो ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड, ऐसा ये मान के चलता है। नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग, ये सब तो ये सब कुछ गलत ही है, कोई मतलब नहीं है। हंस देयर कैन बी नेट गेन 38 एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ओके। सो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी। ठीक है। जैसे ऐसा कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही है कि एजम्पशन मान के रखा है। और एजम्पशन में क्या क्या मान के रखा है तुमने, कि एनएडी जो है मेरा और ग्लाइकोलिसिस पे ये सब माइटोकॉन्ड्रिया पे ट्रांसफर होकर ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कराएगा। ये सिक्वेंशियल है, ऑर्डरली है। अगर यहाँ पे डिसऑर्डर कर दिया या फिर कुछ ऐसा तो गलत हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी इंटरमीडिएट यूज नहीं होता सिंथेसिस में, ये मान के रखा है। और इसका कुछ भी यूज नहीं होता फॉर द कोई अदर कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए, जो कि गलत बात है। ग्लूकोज जो है बस यूज किया जा सकता है, ये मानना है यहाँ। ठीक है। सो इसके लिए वेरिएशन बेस्ट बना सकते हैं अगर कोई पागल सा मास्टर फंस गया। हेंस देयर कैन बी नेट गेन, ये तो पता ही दिया। ठीक है वही। सो अब एक्चुअल में होता क्या है कि फर्मेंटेशन जो है वो पार्शियल ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज का, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाइरोबिक रेस्पिरेशन दोनों हो सकता है, तो CO2 और ये सब में डिग्रेड होगा। अब नेट गेन जो रहती है फर्मेंटेशन में, वो दो नेट गेन रहती है ओनली, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्मेंटेशन में वैसे तो कुछ एनर्जी एनर्जी बन नहीं रही है, बट क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस साइड थी, तो यहाँ पे मान के रखा है कि वो जो 4 एटीपी का नेट गेन था, मतलब 2 एटीपी का नेट गेन था, टोटल 4 एटीपी थी, उसकी बात। ठीक है। सो यहाँ पे फर्मेंटेशन पे इसने वो दिया है कि 2 गेन है। बस यही पागल सा पन किया है एनसीईआरटी में, और कुछ नहीं है। ग्लाइकोलिसिस का यही सब है, अच्छा सा कंडीशन रहता है। एरोबिक में एनएडीएच जो है ऑक्सीडाइज करेगा, और रिड्यूस कर देगा तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। सो हाइड्रोजन हट के एनएडी पॉजिटिव आ गया, सिंपल। सो ऑक्सीडाइज हो रहा है। फर्मेंटेशन क्या, होवर द रिएक्शन इज एनोबिक एंड वेरी विग्रस रिएक्शन, मतलब वेरी विग्रस है, ये भी ध्यान देना। अगर स्लो कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। अब एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होती है? एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब होता है, एक तो कैटाबॉलिज्म होता है, एक मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। सो ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसी को हम एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं रेस्पिरेटरी के लिए। कि जैसे ग्लूकोज है, ये मेरा फेवरेबल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज मेरा फेवरेबल रेस्पिरेटरी स्टेप है। सारा कार्बोहाइड्रेट हम यूजुअली कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज को, और रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है ना। फैट्स हमारा, उसको हम ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड पे काट पीट के करेंगे। अगर फैटी एसिड है, अगर उसको लिया है तो वो पहले कटेगा कोआ में, और फिर एंटर करेगा ग्लिसरॉल के पाथवे से, पागल बना के अपना वो सारा काम करेगा। ठीक है ना। प्रोटीन का अगर हम डिग्रेड करते हैं तो इंडिविजुअल प्रोटीएज का एंजाइम यूज करके अमाइनो एसिड में टूटेगा, फिर उसका डीएमिनेशन होने के बाद वो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर कितना क्या है उसका समथिंग, वो देगा अपना क्रेब साइकिल के अंदर जाके एटीपी। ओके। इसीलिए यहाँ पे कैटाबॉलिक पाथवे हो गया, और एनाबॉलिक पाथवे भी हो जाता है ऐसे ही। फैटी एसिड जो है उसको हम तोड़ते हैं एसिटाइल कोआ के साथ साथ। ठीक है। ब्रेक डाउन टू एसिटाइल कोआ बिफोर एंटरिंग द सबस्ट्रेट, ताकि हम यूज कर सके सबस्ट्रेट को। सो सबसे पहले फैटी एसिड को हम किस में तोड़ेंगे? एसिटाइल कोआ में, फिर जाके हम इसको प्लस में डालेंगे क्रैब साइकिल वगैरह में। ठीक है।
और इसी को हम एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं रेदर देन कैटाबॉलिक। अब होता क्या है, यहाँ पे बोथ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों हो रहे हैं। यहाँ पे मैं मेटाबॉलिज्म लिख दिया था, क्या ही है यार, कैटाबॉलिज्म फिर एनाबॉलिज्म, यहाँ पे दोनों हो रहा है इसलिए हम एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। ठीक है, वही है, फैट से अपना ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल पे अपना ये करेंगे। तो अब इसको एसिटाइल को बना के ही काम मिलेंगे अपन। कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है तो मजे ही मजे, 6 से अपना यहाँ पे ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पे BFK रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगी, और यहाँ पे आइसोमर आइसोमर बन रहा है। यहाँ पे अपना फिर से लगा रहे हैं अपन ग्लिसरिक वाला ये, सो पायरुविक एसिड वगैरह, सो कोआ पे अपना क्रेब साइकिल से ये सब होता है। अब यहाँ पे डीएमिनेशन वगैरह हो गए प्रोटीन का भी। परसेंट एक बस फॉर्मूला है सिंपल सा, जिसमें RQ की वैल्यू CO2 कितनी निकाल रहे हो तुम और कितना कंज्यूम किया है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकालना, ठीक है ना। यही है मेरा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 तुमने कितना निकाल दिया है अपॉन में ऑक्सीजन का कितना कंज्यूम किया है। सो डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। कार्बोहाइड्रेट यूज किया है सो उसकी RQ वैल्यू 1 हो जाएगी, लाइक 6 CO2 और 6 O2 तुमने कंज्यूम किया है, सो 6 से 6 कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज के लिए। सो अपना कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 आ जाएगा RQ की वैल्यू, क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 का बराबर है। फैट की अगर मैं बात करता हूँ तो 0.7 समथिंग आएगा, लेस देन 1 रहेगा, ठीक है ना। क्यों, यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा रहता है, यूज ज़्यादा करते हैं और CO2 कम निकालता है। प्रोटीन की वैल्यू 0.9 रहती है। प्रोटीन का पी का अगर तुम मिरर इमेज बनाओगे तो वो 9 समथिंग लगता है। सो कार्बोहाइड्रेट का 1, फैट का 0.7, प्रोटीन का 0.9, ऐसे ही चलता है। फैट जो है मेरा यूज इन रेस्पिरेशन, सो RQ लेस देन 1 है, 0.7 रहेगा प्रोटीन का, ठीक है। अच्छा ये भी याद कर लेना, ठीक है ना, फैट में ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा, कार्बोहाइड्रेट में सब कुछ बराबर, प्रोटीन पे CO2। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ देख लूँ, अरे ये क्या बना हुआ है, हमारा CO2 कितना निकला अपॉन में O2 कितना यूज़ किया, ठीक है। वैल्यू ऑफ फैट जो है 0.7 हो जाती है, प्रोटीन की 0.9 हो जाएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप वाइज, ताकि भाई हीट बन के एक्सोथर्मिक ना हो जाए और एफिशिएंसी कम ना हो, एफिशिएंसी को इंक्रीज करके रखने में और ATP का अच्छे से कपल करके यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी मैंने इसमें सारे PYQ और भी बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर तुम ये रीड कर लेते हो सो आई प्रॉमिस तुमसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सबसे पहली बात। और इसमें मैंने बहुत सारा इधर उधर का भी मटेरियल या फिर पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, जो कि तुम जब क्वेश्चन या फिर एजर्सन बेस्ड क्वेश्चन करोगे उसमें तुम्हें फ़ायदा दिखेगा। ओके, सो स्टे ट्यून, अगला चैप्टर अपन कुछ अच्छा सा ही करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आ जाओ दोस्तों, पढ़ते हैं।